मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, 60 लाख से अधिक। 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, जवाहरलाल नेहरू नहीं आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं नेहरू। वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे नड्डा साहब ने जेपी का उद्धृत किया और मुझे अच्छा लगा कि जयप्रकाश जी ने जब इंदिरा जी को, वो इंदू लिखा करते थे, जब चिट्ठियां लिखी ना इमरजेंसी के दौरान, तो नेहरू को इन्वोक किया। आई एम राइटिंग टू यू इन द नेम ऑफ योर फादर जवाहरलाल नेहरू। वो ऐसे व्यक्ति थे, जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। तो मैं क्या कहूं, जयप्रकाश जी का कश्मीर पर जो नेहरू जी को चिट्ठी थी या इंदिरा जी को चिट्ठी थी, अगर वो चिट्ठी आज मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके लिख दे, तो सर शाम तक मैं टेलीविजन डिबेट में विलेन बन जाऊंगा। मेरे पर यूएपीए लगे ना लगे, सांसद हूं शायद ना लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत लगेगी। सर एक आवश्यक बात, हम महापुरुषों की जन्मतिथि पुण्यतिथि पर माल्यार्पण वाले दुनिया के नंबर 1 देश हैं। इतनी पुष्प वर्षा करते हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे, लेकिन सर वो तिथियां इस बात की भी होती है कि हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या फ्रीडम के बारे में नहीं बात होनी चाहिए? दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गदली। अरे साहब, संविधान की कमीज देख लो, वो गदला ना हो, उस पे दाग ना पड़े। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होऊंगा, हम में से बहुत लोग नहीं होंगे। जब 100 साल पे चर्चा हो रही होगी, बहुत चर्चा होगी, लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे आज हम करते हैं कि नेहरू को यह करना चाहिए था, नेहरू ने वो नहीं किया। 100 साल बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करे, मैं जीवित नहीं रहूं, संभवतः मैं सदन में नहीं रहूंगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर, अशोभनीय लगेगा। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी। आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, कि जब हम तबसरा करते हैं इस तरह के नेताओं पे, तो हम भूल जाते हैं 47 में इस देश की क्या हालत है। सर आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सर ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली। आप 2nd 3rd फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने 1st फ्लोर बनाया, आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है, ये याद रहना चाहिए। सर उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड और इंडस्ट्री की भी बात की थी, मैं उसकी पैरोकारी आज के दौर में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे ना हो जाएं कि एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से रूबरू होता रहे, ये नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के निर्माण में जो आज सत्ता दल में बैठे हैं, उनका दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं था। भारत के स्वाधीनता के संग्राम में जो आज सत्ता दल में बैठे हैं, उनका दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से वो यहां पर अपनी बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि संविधान भी उन्होंने ही बनाया, भारत की आजादी भी उन्होंने ही हासिल करी।
मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए कुछ अच्छे बोल उन्होंने यहां पर किए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि सरदार पटेल का नाम भी यहां पर बड़े सम्मानजनक तरीके से सत्ता दल के साथियों ने यहां पर लेने का काम किया। लेकिन मुझे इस बात की हैरत हुई कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में जब उन्होंने अपनी बात कही, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हो, चाहे जिस ढंग से हरदीप पुरी जी ने अपनी बात कही, उससे मुझे इस बात की हैरत हुई कि नेहरू जी के बारे में इतनी घृणा और इतने द्वेष भरे विचार सत्ता दल में क्यों इस तरह से नजर आते हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ा अपराध किया था कि स्वाधीनता के संग्राम में उन्होंने 9 साल से अधिक का समय भारत की जेलों में काटा? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि 1929 को लाहौर में रावी के तट पर उन्होंने रात के अंधेरे में भारत का ध्वज वहां पे लहराया और इस बात का ऐलान किया कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए तैयार है, अब हमारा संघर्ष पूर्ण स्वराज हासिल किए बगैर रुकेगा नहीं? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि यहीं बगल में सेंट्रल हॉल में उन्होंने 13 दिसंबर 1946 का संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव्स का रेजोल्यूशन रखा? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था क्या कि भारत के निर्माण में, एक आधुनिक भारत के निर्माण में उन्होंने नींव रखी? मैं समझता हूं ये सारा द्वेष, ये सारी नफरत जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति वो इसलिए है क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर जब पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान में भी कोई हिंदू पाकिस्तान निर्माण करने के पक्षधर थे, जिसके खिलाफ में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। क्या ये कभी हिंदुस्तान भूल सकता है? क्या कभी हिंदुस्तान ये भूल सकता है?